Hi everyone. We will start with today's module. आज के मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में बिकॉज अगर हमारा कोर्स है जेनेटिक काउंसलर के ऊपर तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पहले जाने कि व्हाट आर जीन्स, व्हाट इज डीएनए, करेक्ट? सबसे पहले जो डीएनए है जिसमें हमारी पूरी लाइफ लिखी होती है, जिसके कोडिंग की वजह से हमारे बॉडी के सारे प्रोसेसेस चलते हैं एंड हमारे बॉडी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइंड होते हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, सो पहले तो एवोल्यूशन के थ्रू हम जब भी सबसे पहले एक प्रोटोसेल से जो लाइफ था वो स्टार्ट हुआ था, देन वो डिवाइड होकर मल्टीसेलुलर लाइफ बना एंड उसके बाद थ्रू एवोल्यूशनरी स्टेजेस एनिमल्स, फिश, मैमल्स, एप्स, ऐसा एवोल्यूशन होकर ये जो की स्टेजेस थे उसके बाद एंड में आया एक होमो सैपियंस। तो इतने इवोल्यूशन के बाद उनमें और हमें कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, राइट? और ये इवोल्यूशन जो हुआ उससे कैसे किस बेसिस पे चेंजेस हुए जिसकी वजह से इतना फिजिकली इतने चेंजेस आए एक सेल और एक होमो सैपियन के बीच में, करेक्ट? तो वो सबसे पहले हम आगे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे दूंगी, बट उसके पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? कोई भी मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, हर इंसान की लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस अगर नहीं है, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आप बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, आप करियर वाइज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अगर आप उस चीज में खुश नहीं है तो यू ऑलवेज टेंड टू लुक फॉर अदर थिंग्स, कि आपको ऐसा लगता है नहीं मेरी जॉब अच्छी नहीं है, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं आपको लगता है हमेशा कि वो कम है, राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में हैप्पीनेस। अब इस हैप्पीनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इस हैप्पीनेस में इस लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आप मनी तो हार्डवर्क करके कमा सकते हो, करेक्ट? फैमिली को आप अपने बिहेवियर से आप अच्छा रख सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर इसमें चैलेंज क्या आता है? सबसे बड़ा चैलेंज है आज डिजीज। अगर आपकी बॉडी सही नहीं है, अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, तो आप कभी भी हैप्पीनेस की तरफ अगर देखेंगे तो इट विल हैम्पर योर हैप्पीनेस। ओके, नाउ डिजीजेस भी दो टाइप के होते हैं। एक तो इन्फेक्शियस डिजीजेस जो कि आपको पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है, एंड वो एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ ट्रांसफर होते हैं। लाइक अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड के टाइम पे जैसे अगर एक इंसान को कोविड है तो वो दूसरे को भी फैल रहा था, करेक्ट? अगर हम चलो कोविड की नहीं तो एक नॉर्मल अगर सर्दी खांसी की भी बात करें तो आपके अराउंड आप देखेंगे कि अगर किसी को सर्दी खांसी है तो वो आपको भी हो सकती है। तो इन सब बीमारियों को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है? कोविड 19 है, फ्लू है, जैसे रिंग वॉर्म भी है एक इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है? ये सारी डिजीजेस का बट हमने काफी हद तक सोल्यूशन और वैक्सीनेशन निकाल लिए हैं। अब बारी आती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे जो आपके मेजरली लाइफस्टाइल की वजह से होता है, ओके? कि अगर आपकी लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर आपको वो जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं from your parents and it cannot be transmitted from one person to another। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस है, जैसे अगर आपको डायबिटीज है तो जरूरी नहीं है कि आप जिसके साथ घूमते फिरते हैं या फिर आप जिनके साथ घर पे रहते हैं उनको भी डायबिटीज हो जाए, ओके? तो दीज आर नॉट इन्फेक्शियस, बट ये आपको जेनेटिकली जरूर ट्रांसफर हो सकते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो वो जेनेटिकली आपको ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है?
एंड दैट इज द रीजन कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, लाइक अगर आप थायराइड का प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, डायबिटीज का प्रॉब्लम है आपको, पीसीओएस पीसीओडी है अगर आपको, या फिर कोई भी हार्ट रिलेटेड डिजीजेस है, तो आपसे पूछते हैं डॉक्टर्स कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में, मतलब आपके पेरेंट्स को भी ये बीमारी है क्या। और ये सवाल क्यों पूछा जाता है? क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा फैक्टर होगा ना जो हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ये चेक किया जाता है कि फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, राइट। तो आज हम वो फिगर आउट करेंगे कि वो क्या है, ऐसा ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि फ्रॉम पेरेंट्स आपको ट्रांसफर होता है। ओके, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी के मेजर कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन से बॉडी सिस्टम्स होते हैं। तो उसमें आता है एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, यूरिनरी, स्केलेटल, इंटेग्यूमेंट्री एंड मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे जो सिस्टम है ये आपस में साथ में वर्क करते हैं। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो अकेले में काम करता है। जब तक एक सिस्टम दूसरे सिस्टम की हेल्प नहीं लेगा तब तक बॉडी प्रॉपरली काम नहीं करेगी। लाइक आपका अगर मस्कुलर सिस्टम की बात करें, जो आपके हैंड एंड लेग्स के मसल्स हैं, राइट, अगर उनको स्केलेटल सिस्टम का सपोर्ट नहीं होगा तो वो मसल्स मूव नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। ओके, सो इन शॉर्ट मुझे कोई भी हमने लास्ट क्लास में तो पढ़ा था, हमने रिविजन भी किया था सारे सिस्टम्स के फंक्शन का। तो मुझे कोई बता सकता है कि हमारे बॉडी के कौन से मेजर सिस्टम्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है? कोई भी, सो दैट एक क्विक रिविजन जैसा भी हो जाएगा, देन वी कैन मूव अहेड। कोई भी अगर मुझे बताना चाहेगा व्हाट आर द मेजर बॉडी सिस्टम्स एंड उनके क्या फंक्शंस होते हैं। कोई भी अगर अनम्यूट करके बताएंगे तो दैट विल बी ग्रेट। कोई भी? digestive system, yes, respiratory system, cardiovascular, yes, ओके। एंड उनके क्या फंक्शंस होते हैं बता सकते हैं? मेजर फंक्शन? ओके, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे मेजर सिस्टम्स होते हैं बॉडी के, उनके फंक्शंस मैं आपको बताती हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी का प्रोसेसिंग सेंटर होता है, जो भी आप सिग्नल्स इनपुट कर रहे हैं उनके उस सिस्टम को, उस सेंसेस का आउटपुट देने के लिए, जो भी सिग्नल्स बॉडी में है वो आपका ब्रेन मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है एंड सिग्नलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, एक जो नर्वस सिस्टम है वो आपके मसल्स को सिग्नल देता है मूवमेंट के लिए भी, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो गैसेस एक्सचेंजेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप एयर इनहेल कर रहे हैं उसे प्योरीफाई करता है एंड बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी में थ्रू आउट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, देन लिम्फेटिक सिस्टम जो आपका है वो आपके बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। देन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन एंड जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम जो है वो आपके ब्लड को फिल्टर करके एक्सक्रीशन का काम करता है। देन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है वो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मतलब जो आपकी स्किन है वो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, टेम्परेचर रेगुलेट करती है एंड अगर कोई भी आपको इंजरी होती है तो वो आपके बॉडी को उस इंजरी से भी प्रोटेक्ट करती है। देन स्केलेटल सिस्टम जो है वो आपके बॉडी के सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देन मस्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी मूवमेंट, ठीक है। तो दीज आर द मेजर बॉडी सिस्टम्स एंड उनके फंक्शंस, ठीक है। नाउ फ्रॉम वेयर डिड द लाइफ बिगिन? अगर हम लाइफ की बात कर रहे हैं, सो वेयर डिड इट बिगिन? It started from a single cell,
ठीक है। तो जो ये सेल है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, एंड एक सेल के अंदर ऐसा क्या है जिससे इतना लंबा एवोल्यूशन प्रोसेस हो चुका, इसमें क्या ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम एवोल्यूशन में इतने स्टेजेस देख पा रहे हैं। ठीक है। तो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेल का स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस सेल स्ट्रक्चर में क्या एक ऐसी चीज होती है जो खास होती है जिसकी वजह से बॉडी में म्यूटेशंस होते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं, जिससे एवोल्यूशन प्रोसेस रन करता है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस, एंड इन न्यूक्लियस के अंदर होता है ये क्रोमोसोम, जिसमें जो ये आपके डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो पैक्ड होते हैं। ओके। नाउ जो न्यूक्लियस के अंदर है, इट कंटेन्स मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर ही सबसे ज्यादा बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है मल्टीपल डीएनए के फॉर्म में। ठीक है। और ये जो डीएनए रैप्ड होता है इस स्ट्रक्चर, इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। ओके। एंड व्हाट इज डीएनए? डीएनए जो है लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। ओके। डीएनए के पास सारा ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है जो कि आपके बॉडी के लिए, जो आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एंड इट इज फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड यू। ठीक है। जो भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं उनमें डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है। ओके। गिव मी 1 सेकेंड। सो जो भी आप अपने अराउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, ह्यूमन बींग, सब में कोई ना कोई एक ब्लूप्रिंट होता है जिसे डीएनए कहते हैं, एंड दैट डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ एंड डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्सन। इस डीएनए के अंदर ऐसा क्या होता है? इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है जो कि आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, आपकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। नाउ अगर हम इसे ऐसा देखें तो अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं या फिर कोई भी एक ऐप है तो उसका एक कोडिंग होता है, करेक्ट? उसमें एक कोई ना कोई टाइप का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला एंटर्ड होता है जिसकी वजह से वो गेम रन होता है, करेक्ट? या फिर वो ऐप वर्क करता है। वैसे ही हमारी बॉडी भी जो है वो एक टाइप की मशीन है जो कि एक कोड पे रन करती है, एंड उस कोड को हम कहते हैं डीएनए। ठीक है। एंड ये डीएनए आपकी बॉडी में आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू पास ऑन होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ओके। एंड इससे ही आपके बॉडी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सारे फंक्शंस डिफाइन होते हैं। हाँ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? जैसा कि मैंने बताया कि ये क्रोमोसोम होता है जिसमें डीएनए रैप्ड होता है। तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स है ये ऐसा कुछ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रहता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप होता है, एंड ये जो डीएनए है व्हेन इट रैप्स अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं। ठीक है। देन दीज न्यूक्लियोसोम्स जो डीएनए है प्रोटीन के अराउंड, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप्ड है, जिसे हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। ये न्यूक्लियोसोम्स जो हैं देन दे पैक अराउंड एंड कंडेंस फॉर्म में इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम इज नथिंग बट न्यूक्लियोसोम्स जो पैक्ड हैं इन डेंस स्ट्रक्चर। ठीक है। तो डीएनए जो डीएनए है दैट रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को जब साथ में लेकर आते हैं तो एक वो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, एंड काफी सारे न्यूक्लियोसोम साथ में मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। ओके। यहां तक समझ में आया सबको? ओके। सो एक अब आप खुद सोचिए कि दिस DNA is wrapped around histones and it forms nucleosomes जो कि क्रोमोसोम में
पैक होते हैं, ठीक है। तो काफी सारा जेनेटिक मटेरियल इस क्रोमोसोम में पैक्ड होता है, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो 1 ग्राम डीएनए है वो 1 ट्रिलियन सीरीज के जितना इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है। और अगर आप अपनी बॉडी का सारा डीएनए अनरैप कर देंगे, जितने भी आपके बॉडी में सेल्स हैं उसमें अगर आपका जितना भी डीएनए है आप उसे अगर अनरैप कर देंगे तो यू कुड रीच टू द मून एज वेल, यानी अर्थ के 6000 टाइम्स सर्कल लगा सकता है। तो आप सोचिए कि डीएनए कितना बड़ा है, डीएनए में कितना इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। एंड नाउ वी विल डिस्कस कि जो हमारा डीएनए है इट इज हाउ मच सिमिलर टू अदर ऑर्गेनिज्म। तो आप अगर देखेंगे तो विद माउस वी शेयर 92, हमारा जो जीन है, हमारा जो डीएनए है वो माउस से अगर हम कंपेयर करें तो 92% सिमिलर है। एंड अगर हम चिंपैंजी से कंपेयर करें तो वी आर 98% सिमिलर टू अ चिंपैंजी। तो सोचो सिर्फ 2% डीएनए म्यूटेशन में, सिर्फ 2% डीएनए चेंजेस में एक चिंपैंजी और एक ह्यूमन बीइंग के बीच में कितना ज्यादा फर्क है। इफ यू टॉक अबाउट माउस एज वेल, तो माउस से हम अगर देखें तो वी रिप्रेजेंट 92%, तो इट इज जस्ट 8% चेंज बिटवीन माउस एंड अ ह्यूमन बीइंग। देन अगर हम फ्रूट फ्लाई की बात करें तो फ्रूट फ्लाई और ह्यूमन बीइंग में 44% का सिमिलैरिटी होता है इन डीएनए। एंड अगर प्लांट्स की बात करें तो 18% सिमिलर होता है फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स, ओके। सो आप देख सकते हैं कि डीएनए कितना पावरफुल होता है कि उसके थोड़े से चेंजेस से आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना चेंज हो जाता है, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट चिंपैंजी और अगर ह्यूमन बीइंग के बीच की सिमिलैरिटी देखें तो द डीएनए इज 98% सिमिलर, राइट। नाउ हम देखेंगे टाइमलाइन कि कब डीएनए डिस्कवर हुआ था, ठीक है, कब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कवर हुआ था। तो सबसे पहले द स्टोरी स्टार्टेड एट 1869। 1869 में न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया था जॉन फ्रेडरिच ने, ठीक है। एंड उसके बाद न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए के कंपाउंड्स होते हैं, ओके। देन 1919 में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो डिफाइन किया गया बाय फीबिस लिविंग। अब जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। जो डीएनए है इट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये किसने डिस्कवर किया ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1944 में ये पता चला कि डीएनए में कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। पहले तो सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे थे, फिर 1944 में ये पता चला कि डीएनए में कुछ तो जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की आइडेंटिटी के लिए, उनके बॉडी के फंक्शन के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ 1944 में पता चला। एंड ये किसने डिस्कवर किया? ऑसवर्ल्ड एवरी एंड कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकेलन मैकाकी, ठीक है। 1950 में और डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया बाय एरविन चारगाफ। देन 1953 में जाकर डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया बाय जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। So whenever we talk about the discovery of DNA structure, we always say कि 1953 में जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। एंड उसके अब स्ट्रक्चर तो डिस्कवर हो गया। नाउ द मेजर चैलेंज वाज टू अंडरस्टैंड कि बॉडी में जो इतने डीएनए है, इतना जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो क्या कोड करता है, किस जीन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब तक तो सिर्फ इतना पता था कि हाँ जो डीएनए है उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल है एंड उस जेनेटिक मटेरियल में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है। देन to understand the importance and to understand the function of each gene, the Human Genome Project was started. तो ये जो Human Genome Project है, it was started in 1990 and completed in 2003. तो आप सोचो कि कितना ज्यादा समय लग गया सारे जीन्स को स्टडी करने के लिए। कि इसका गोल था
कि टू जनरेट द फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, मतलब कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जितने भी बॉडी में जीन्स है, उनका सीक्वेंस क्या है, वो क्या इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, कौन से जीन्स के कौन से जीन के कौन से कोड से कौन सा प्रोटीन बनता है, करेक्ट, जो हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके देन इतने सालों में भी जब उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसमें 90% तक का ह्यूमन जीनोम उन्होंने फिगर आउट कर पाया कि क्या, कि उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उनका क्या कोड होता है। ठीक है, एंड द गोल वाज टू क्रिएट अ जेनेटिक मैप, ये हमारी बॉडी का जो जेनेटिक मैप है, ये बॉडी कैसे फंक्शन करती है, बॉडी का कोड एग्जैक्टली क्या है, ये फिगर आउट करना इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था, टू अंडरस्टैंड। ओके, सो yes, so before the human genome project and पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद भी डीएनए वाज मेजरली यूज इन फॉरेंसिक्स, कि अगर हम देखें अपने मूवीज या सीआईडी में भी देखा होगा कि फिंगरप्रिंट से चेक करते हैं कि ये फिंगरप्रिंट किसका है, करेक्ट, ये डीएनए किसका है, एंड इट वाज यूज्ड फॉर पेटर्निटी टेस्ट, कि जो भी ऑफस्प्रिंग है उनके पेरेंट्स क्या हैं, करेक्ट, तो वो बेसिकली क्राइम सीन्स के लिए यूज किया जाता था। नाउ आफ्टर द जीनोम प्रोजेक्ट एंड नाउ दैट वी नो कि डीएनए का कोड क्या होता है, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस, हमारे बॉडी का जीन मैप क्या है, डीएनए इंफॉर्मेशन हमें इतनी मिल चुकी है कि डीएनए का काफी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम काफी बेटर तरीके से यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हर जगह कि डीएनए जो है ऐसा जिगजैग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देन जो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके बीच में ऐसे आपको दो आपको बेस पेयर्स दिखते हैं। ठीक है, तो ये बेस पेयरिंग किससे बनी होती है? बेस पेयरिंग बनी होती है इन 4 लेटर्स से, ए, टी, जी एंड सी। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन से ही आपका पूरा डीएनए स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। ओके, तो दीज आर द बेस पेयर्स ऑफ योर डीएनए। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ, एंड हाउ इट डिफाइंस इसका, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो एक सिंपल फॉर्म में है कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या होता है वो मैं आपको ये समझाना चाहती थी। ठीक है, देन जो क्रोमोसोम पैकेजिंग होती है उसे ह्यूमन कैरियोटाइप जो अगर हम कहें तो ऑटोसोमल जीन्स होते हैं 23 पेयर्स के, हमारे पास 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, एंड 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं, जो कि आपके बॉडी के फंक्शंस के लिए, बाकी के फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जो लास्ट क्रोमोसोम, लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जिससे जेंडर डिफाइन होता है। ठीक है, तो अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है दैट इज एक्स क्रोमोसोम, एंड मेल का जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है दैट इज XY क्रोमोसोम।
ठीक है। तो इस कैरियोटाइप से इस जो जेनेटिक क्रोमोसोम पैकेजिंग होती है इसे हम ह्यूमन कैरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, कि कैसे आपके जीन्स कैसे पैक्ड हैं, कैसे आपके बॉडी को, कैसे आपके बॉडी में क्रोमोसोम्स पैक्ड हैं एंड कौन से जीन्स आपके पास है। करेक्ट, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया 1 से 22 पेयर जो होता है उसे हम ऑटोसोम जीन्स कहते हैं। देन एक्स एंड वाई आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। तो फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एंड मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। देन हर एक क्रोमोसोम का 2 पार्ट होता है। जैसे आप एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर अगर देख सकते हैं तो इसके 2 पार्ट होते हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, उसे हम पी से डिनोट करते हैं एंड द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसमें भी जब भी चेंजेस होते हैं तो इसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं जो कि हम आगे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक का भी देखिए तो आप समझ चुके होंगे कि डीएनए कितना ज्यादा डिटेल में होता है। ठीक है। तो आप मुझे अगर कोई भी बता सकता है कि अभी तक जो मैंने आपको समझाया कि वेयर इज डीएनए प्लेस एंड वो कैसे पैक्ड होता है। वी स्टार्टेड विद सेल। सेल के अंदर आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आते हैं क्रोमोसोम्स। देन क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं? क्रोमोसोम्स बनते हैं जब डीएनए रैप होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड, एंड जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप हो जाता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। एंड काफी सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलकर एक कंडेंस्ड क्रोमोसोम बनाते हैं। एंड जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर सारा डीएनए मटेरियल होता है, सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है जो कि एक ह्यूमन बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को और फंक्शंस को डिफाइन करता है। ओके। एंड 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। एंड जो 1 to 22 क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं उसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। एंड द 23rd पेयर इज नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम। ओके। So this was clear. This is clear until now. अब ये डीएनए बनता कैसे है? ठीक है। जब आप डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है, एक सेल का मेन फंक्शन क्या है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेल। तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी हमने इतना पढ़ लिया कि हाँ डीएनए इज पास्ड ऑन फ्रॉम हेरिडिटरी, आपके पेरेंट्स से आपको मिलता है, डीएनए में इतना जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, बट कैसे पता चलता है क्या डीएनए का काम क्या है? सिर्फ कोड कैरी करना काम है या फिर उस जो कोड है उससे हो क्या रहा है? कोई ना कोई तो एंड गोल होगा ना उस कोड का भी। तो कोई मुझे कि कोई भी एक गेस करिए, कोई भी। चैट बॉक्स पे डालना है आपको, आप चैट बॉक्स पे भी पुट कर सकते हैं इसका आंसर। व्हाट इज द गोल बिहाइंड दैट जेनेटिक कोड? हमें क्यों चाहिए वो जेनेटिक कोड? उसका सिग्निफिकेंस क्या है? कोई भी गेस करना चाहेगा? ओके। सो जो डीएनए है, डीएनए में जो भी कोड प्रेजेंट होता है ना दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है। जब हमने सेल्स के फंक्शन में भी पढ़ा था तो हमारा सेल क्या फॉर्म करता है? सेल प्रोटीन बनाता है जो कि आपके बॉडी के फंक्शंस को डिफाइन करता है, एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है, सारे बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। तो डीएनए का भी जो कोड है वो प्रोटीन बनाता है। डीएनए के स्पेसिफिक कोड से पता चलता है कि अगर डीएनए के पास कोड है चेयर बनाने का तो वो डीएनए एट द एंड ऑफ द प्रोसेस प्रोटीन एज अ बाय प्रोडक्ट चेयर बना कर देगा। और उसके पास अगर क्या बुक बनाने का कोड है तो क्या वो चेयर बना पाएगा? नहीं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ डीएनए कि जो हमारा बाय प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन, उसके फॉर्मेशन के लिए वो कोड इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए के पास जो कोड होता है वो वही प्रोटीन बनाता है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आम का पेड़ है तो वो एट द एंड ऑफ द डे मैंगो ही देगा। करेक्ट।
तो अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंगो के पेड़ में अगर गुआवा उगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट इज हाउ डीएनए वर्क्स, कि डीएनए के पास जो कोड होता है वो हेल्प करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कि वो प्रोटीन बने। ओके, एंड वो जो प्रोटीन होते हैं दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड वो बॉडी के सारे प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं, एंड बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी वर्क करते हैं। ओके, देन आप सबने अपने अराउंड देखा होगा कि सबके आई का कलर सेम नहीं होता। किसी की आई का कलर ब्लैक होता है, किसी की आई का कलर ब्राउन होता है। सो व्हाई इट हैपेंस? It also happens because of the genetic material that you carry in your DNA। ठीक है, तो अगर कोई भी डीएनए है, उसमें कोई भी अगर क्रोमोसोम है, इसमें एलील्स होते हैं। ठीक है, तो जो एलील्स होते हैं, दीज आर द जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है कोड, जो कि आपके डीएनए में कैरी हो रहा है। ठीक है, अब इस कोड से जो भी कैरेक्टरिस्टिक शो होता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जीनोटाइप जो है वो डिफाइन करता है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक कैसा। ठीक है, तो अगर हम आई कलर की जीन की बात करें, आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल, हम इन सब एलील्स और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, बट जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, लाइक अगर आपके आई कलर की बात करें तो उनके लिए अलग एलील्स होते हैं, उनका अलग जीनोटाइप होता है, मतलब एक अलग कोड होता है। ठीक है, पूरे बॉडी का डीएनए जो है वो अलग अलग फंक्शन, अलग अलग अगर हम करें तो अलग अलग जीनोटाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आपके आई कलर के लिए अलग एक जीनोटाइप होता है। ठीक है, आपके हेयर कलर के लिए एक अलग जीनोटाइप होता है, आपका जो हाइट है उसके लिए एक अलग जीनोटाइप होता है। ओके, अगर आपका जो स्किन टाइप है, आपका जो स्किन कलर है, उसके लिए भी अलग जीनोटाइप होता है। ठीक है, तो ये सब जीनोटाइप से जो कि आपकी बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, मतलब आपके आई का क्या कलर है, आपके हेयर का क्या कलर है, दैट इज द फिनोटाइप। ठीक है, सो अगर हम आई कलर एलील्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैपिटल बी और स्मॉल बी की बात करें, तो जो कैपिटल बी है दैट इज नोन एज द डोमिनेंट एलील। ठीक है, कैपिटल वाला जो है दैट इज डोमिनेंट एंड द स्मॉल लेटर इज नोन एज रिसेसिव। ओके, सो अगर कैपिटल भी है आपके पास एंड ये शो कर रहा है कि आपकी आंखों का कलर ब्राउन होगा। ठीक है, बट अगर हम ब्लू की बात करें, स्मॉल बी अगर आपके इट रिप्रेजेंट्स द ब्लू आइज कलर एल। ठीक है, इससे डिफाइन होगा कि आपकी आंखों का कलर ब्लू है। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप्स होते हैं, जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे चल के कि उन जीनोटाइप्स को हम कैसे रीड करते हैं जिससे फिनोटाइप डिफाइन होते हैं। ठीक है, सो कुछ जीनोटाइप्स ऐसे होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके आंखों का कलर ब्राउन होगा, बट कुछ जीनोटाइप्स ऐसे होते हैं जो कि रिसेसिव होते हैं। ठीक है, कुछ जीनोटाइप ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में एक डोमिनेंट एलील भी है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ ब्राउन कलर आईज इज अ डोमिनेंट एलील। ठीक है, एंड आपकी बॉडी में अगर वो एक भी है तो आपका आई कलर ब्राउन होता है, आपका आई कलर ब्राउन आइडेंटिफाई होगा, फिनोटाइप शो होगा। ठीक है, लेकिन अगर होमोजाइगस लाइक अगर वो रिसेसिव एलील है तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि वो दोनों ही ब्लू आई का एलील प्रेजेंट हो। ठीक है, सो आई नो दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स फॉर यू, so I will simplify it a little bit. Okay, so basically जो आपका जेनेटिक कोड होता है फॉर एवरी पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन एज वेल एंड एवरी बॉडीज फंक्शन, एक स्पेसिफिक जीनोटाइप होता है जिससे कि बॉडी में फिनोटाइप डिफाइन होता है। ओके, एंड देयर आर सर्टेन जीनोटाइप्स जो कि अपना कैरेक्टरिस्टिक्स इजिली डोमिनेंट होकर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक जो कोड है ये आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, राइट। तो एक आता है आपके फादर से एंड एक आता है आपकी मदर से। ठीक है, सो ये जीनोटाइप जो है वो डिफाइन करता है कि क्या फिनोटाइप आप शो करेंगे। ओके, सो ऐसे ही हेयर कलर के लिए भी होते हैं एंड आई कलर के लिए भी एंड ब्लड ग्रुप के लिए भी एंड हाइट के लिए भी।
ठीक है। तो जो मैंने एलील की बात की, एलील ए आपको मिलता है आपके एक पेरेंट से, एंड एलील 2 जो होता है वो आपको मिलता है दूसरे पेरेंट्स से, एंड उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स के पास भी 2 एलील है, हर एक बॉडी के फंक्शन के लिए, हर एक फिनोटाइप के लिए 2 एलील्स हैं उनके पास भी, एंड आपकी मदर के पास भी 2 एलील हैं। तो देयर इज अ चांस कि आपको कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी में मिलता है उससे ही आपकी बॉडी के फिनोटाइप्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको कोई डोमिनेंट कॉम्बिनेशन मिले, हो सकता है कि आपको कोई रिसेसिव कॉम्बिनेशन मिले, या फिर हो सकता है कि आपको कोई मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मिले। तो अगर आपके पास मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है तो हमेशा डोमिनेंट एलील ही अपना फिनोटाइप डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अगर हम ब्राउन कलर आईज या फिर ब्लू कलर आईज की बात करें, तो अगर ब्राउन कलर आईज डोमिनेंट एलील है, तो अगर आपके पास मिक्स एलील भी है तो आपके ब्राउन कलर्स ही होंगे। लेकिन अगर आपको ब्लू कलर आईज चाहिए तो आपके पास दोनों एलील ब्लू कलर आईज के ही होने चाहिए, ठीक है। सो जो भी आपका जीनोटाइप होता है वो आपके दोनों पेरेंट्स के एलील से ही डिफाइन होता है। ऑलराइट, ये चीज समझ में आई किसी को? यू वांट मी टू रिपीट इट, एनीबॉडी? या फिर कोई रिपीट करना चाहेगा कि यहाँ पे मैंने क्या बताया? ओके, तो पूजा मैम, आप बताना चाहेंगे कि आपको क्या समझ में आया है अबाउट एलील्स, कि एलील क्या होते हैं? आप अनम्यूट करके बताना चाहेंगे व्हाट इज एलील, एनीबॉडी? ओके, सो ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सो एलील हमने डिस्कस कर लिया कि जो आपका जीनोटाइप है उसमें 2 एलील्स होते हैं, एंड ये आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। वन यू गेट फ्रॉम योर फादर एंड वन यू गेट फ्रॉम योर मदर, ठीक है। तो अगर आपके पास दोनों सेम एलील हैं तो उससे हम कहते हैं होमोजाइगस। एंड अगर आपके पास 2 अलग अलग एलील है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास 2 एलील हैं विच वन इज फॉर ब्राउन आइज एंड वन इज फॉर ब्लू आइज, तो उसे हम हेट्रोजाइगस एलील कहेंगे। एंड इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो भी डोमिनेंट एलील है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ब्राउन आइज का एलील डोमिनेंट है तो आपका जो फिनोटाइप है यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको ब्राउन आइज का ही शो होगा, ठीक है। देन होमोजाइगस एलील्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास दोनों एलील्स सेम कैरेक्टरिस्टिक के हैं, कि आपके पास दोनों एलील ब्राउन आइज के ही प्रेजेंट है या फिर दोनों एलील्स ब्लू आइज के ही प्रेजेंट है, तो इस केस में अगर आपको कोई रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, लाइक ब्लू आइज इज अ रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक, ओके, तो ये आपको होमोजाइगस कंडीशन में ही मिलेगा। क्योंकि अगर ब्लू आइज ब्राउन आइज के साथ आ रहा है इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन तो आपकी बॉडी डोमिनेंट एलील यानी कि जो ब्राउन आइज का एलील है उसका ही कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगी। So to get a recessive characteristic, which is blue eye, you need to have a homozygous allele condition. Okay. So this is clear for everybody. कोई मुझे heterozygous और homozygous के बीच का difference बताएगा? Anybody? So that I know that you are understanding. This is very simple. कोई भी अगर repeat करेगा that what I explained to you over here. What is genotype? यहाँ पे देखिए सब कुछ मेंशन है। जो डोमिनेंट है उसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिसेसिव है उसे हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो कोई भी मुझे बताना चाहेगा, एनीबॉडी? अब शुड आई आस्क समबडीज नेम? ओके, पूजा पवार मैम, आप बताना चाहेंगे
दैट व्हाट इज एलील, बिकॉज अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आगे चल के कि कौन से जीन्स जो है वो क्या, उनका क्या फंक्शन होता है, वो कैसे वर्क करते हैं। ये समझने के लिए सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट ये ही स्टेप है टू अंडरस्टैंड कि जो जीनोटाइप है, जो कोड है, वो आपके पेरेंट्स से आपको कैसे मिल रहा है। ओके कोई भी, सदाशिव फलक जी, इफ यू विल अनम्यूट एंड टेल मी। ओके, किसी ने चैट बॉक्स पे कुछ मेंशन किया है। Homozygous is in pure state of pair and heterozygous is in mixed structure of pair. Correct. Ma'am, please repeat. Okay, I will repeat it once again. देखिए, बेसिकली आपके बॉडी में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट, आपके आंखों का कलर है, आपके बालों का कलर है, ठीक है, आपके स्किन का कलर है, आपकी हाइट है, आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है, आपके बॉडी के जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ के लिए एक जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक चीज के लिए, ठीक है। तो जो भी आपकी बॉडी में जीनोटाइप है, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो एलील्स होते हैं, ठीक है। ये जो दो एलील्स होते हैं, एक आपको मिलता है आपके मदर से और दूसरा आपको मिलता है आपके फादर से, ठीक है। तो दीज एलील्स आर डिफाइंड कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें कैसा एलील है, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स से आपको सेम टाइप के एलील मिले हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कलर ऑफ आईज की, ठीक है, तो हम आई कलर से बात कर रहे थे ब्राउन एलील की, ब्राउन कलर ऑफ आईज, ठीक है। अगर आपको सेम दोनों ब्राउन आई कलर का एलील मिला है, सेम है, या फिर दोनों ब्लू आई कलर का एलील मिला है, तो उन्हें हम होमोजाइगस कहते हैं। दैट इज इन प्योर स्टेट, कि दोनों प्योर हैं, मिक्स नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। बट अगर आपको एक एलील मिला है ब्राउन कलर का एंड एक एलील मिला है ब्लू कलर का, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड, जिसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है। सो हेट्रोजाइगस होता है मिक्स्ड एंड होमोजाइगस जो होता है वो प्योर होता है। ओके, देन अगर आपके पास मिक्स्ड कंडीशन आई है, ठीक है, कि आपके पास ब्लू कलर का भी एलील है एंड आपके पास ब्राउन कलर का भी एलील है, ठीक है, तो इस केस में एक एलील जो है वो डोमिनेंट होता है एंड वन इज रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट एलील का मतलब ये होता है कि वो मिक्स कंडीशन में भी अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, ठीक है, कि मतलब अगर ब्राउन और ब्लू दोनों साथ में है तो ब्लू अपना कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखा पाएगा, बट ब्राउन अपने कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर पाएगा। ओके, तो दिस इज अ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील अपना जो फिनोटाइप है वो मिक्स्ड कंडीशन में भी शो कर सकते हैं, बट जो ब्लू आई कलर है दैट इज अ रिसेसिव टाइप ऑफ एलील, ठीक है, तो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ प्योर स्टेट में ही शो कर सकते हैं। मतलब अगर दोनों ब्लू हैं तभी वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, ठीक है। एक अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपने देखा होगा आपके अराउंड या आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे जो कम बोलते हैं एंड कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो ज्यादा बोलते हैं एंड लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं या फिर किसी से भी बात कर लेते हैं, करेक्ट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि काफी रिजर्व्ड होते हैं एंड वो ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाते, वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के अराउंड या फिर अपने लोगों के अराउंड ही कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जिसे हम जो ऐसे लोग होते हैं जो सबसे बात कर लेते हैं एंड इजीली लोगों से घुल मिल जाते हैं, उससे समझिए कि हम डोमिनेंट एलील कहेंगे। तो वो कहीं पे भी घुल मिल जाते हैं एंड अपने कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ठीक है। बट जो लोग कम अपने में ही रहते हैं, कम बात करते हैं, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ अपने लोगों के अराउंड ही दिखाते हैं, दैट इज होमोजाइगस, जिसका मतलब होमोजाइगस कंडीशन में ही वो अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। यस, करेक्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। सो जो एक्सट्रोवर्ट है वो किसी के भी अराउंड घुल मिल जाता है और अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, बट जो इंट्रोवर्ट है वो सिर्फ अपने क्लोज वंस के अराउंड ही अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, बात करता है एंड उनसे ही घुल मिल पाता है, करेक्ट। सो इस सिंपल एग्जाम्पल से आई होप कि आपको और क्लियर हो गया होगा। ओके
सो फिनोटाइप से ही जैसा कि मैंने बोला कि डिफाइन होता है आपके बालों का कलर, आपकी आंखों का कलर, आपका ब्लड ग्रुप, आपका हाइट एंड एवरीथिंग दैट इज देयर इन योर बॉडी, इट इज डिफाइंड बाय योर जीनोटाइप ओनली। ठीक है, तो जीनोटाइप इज योर कोड एंड फिनोटाइप इज अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज डिस्प्लेड बाय द कोड। ओके ओके, सो अभी मुझे कोई भी एक डिफरेंस बताइए बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। Anybody, you can put it in the chat box as well. What is the difference between genotype and phenotype? Genotype और phenotype क्या होता है? Anybody? अभी मैंने इतना समझाया that what is genotype, what is phenotype, क्या होते हैं alleles and everything. Okay, genotype is a base and phenotype is like an output which we see externally. Correct. तो genotype is the code जो कि output के लिए responsible होता है। ठीक है, एक जीनोटाइप वो पेड़ है जो आप पेड़ लगा रहे हैं, लाइक इफ यू आर प्लांटिंग अ मैंगो ट्री, दैट इज अ जीनोटाइप, बट देन द फ्रूट दैट यू आर गेटिंग, मैंगो, इज द आउटपुट, दैट इज द फिनोटाइप। ठीक है, सो फिनोटाइप इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड जीनोटाइप इज द कोड। ओके, ये क्वेश्चन मैं डालूंगी असाइनमेंट में। ओके, अभी आप अगर आंसर नहीं कर रहे हैं तो आपको असाइनमेंट के टाइम पे भी डिफिकल्टी आएगी। ओके ओके, सो अभी मैंने आपको डीएनए के बारे में तो बता दिया कि एलील क्या होते हैं एंड जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। उनके बारे में हम और भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम सारी चीजें एक बार में उनके बारे में पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। ठीक है, बट हमारा मेन गोल क्या है कि हम डीएनए के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हम जीन्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड एंड टू आइडेंटिफाई कि हमारे जीन्स जो हैं वो कोड करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। ठीक है, एंड अगर वो प्रोटीन नॉर्मल फॉर्म हो रहा है तो दैट इज ओके, बट अगर उस डीएनए में कहीं पे कुछ गड़बड़ है, अगर उस कोड में कहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि उस जीन में कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है, तो वैसे ही हम फिगर आउट करते हैं कि क्या बॉडी में कोई डिजीज का रिस्क है या नहीं है। एंड ये जो जीन्स है, ठीक है, इसमें गड़बड़ जरूरी नहीं है कि आपको जेनेटिकली ही हो। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी वो जीन में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में कोई भी एक जीन, कोई भी कोड है जो कि प्रॉपर प्रोटीन के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, बट अगर आपका लाइफस्टाइल अगर खराब है, अगर आपका अराउंड का एनवायरनमेंट खराब है, ठीक है, या फिर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं, काफी ज्यादा किसी इन्फेक्शन से आपके बॉडी को एक्सपोजर हुआ है, या फिर कोई टॉक्सिक केमिकल से एक्सपोजर हुआ है, ठीक है, तो देयर इज अ चांस कि आपकी जो प्रॉपर प्रोटीन फॉर्मेशन है उस कोड में चेंजेस आए। ठीक है, तो वो चेंजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका जो एटलीस्ट लाइफस्टाइल फैक्टर्स है आप उसे प्रॉपर रखें, एंड कैसे जो जीन्स हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स एंड आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स आपके जीन्स को चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी ना। बट उसके पहले वी विल डिस्कस व्हाट इज न्यूट्रिजेनोमिक्स एंड व्हाट इज न्यूट्रीजेनेटिक्स। ओके, अभी तक हमने क्या देखा कि जो मैंने आपको अभी क्या बताया कि एनवायरनमेंट है, जो आपका ईटिंग हैबिट है, स्लीप टाइम है, वाटर इनटेक है, आपके अराउंड जो पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके बॉडी के डीएनए को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन नेगेटिव, आपके बॉडी के डीएनए को नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका नॉर्मल प्रोटीन फॉर्मेशन है वो अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, यस करेक्ट,
जैसे सर ने बताया कि अगर वन हु हैज schizophrenia, his or her offspring is most likely to contain the factors in DNA of schizophrenia. Right. So there are several diseases. There are many diseases which is covered in that in your heredity, in your genetic information. ठीक है. तो अगर हम basic diseases की भी बात करें, so basic diseases होते हैं diabetes, cardiovascular diseases, and these are the diseases which are the major killer in our country right now. अगर cardiovascular diseases की बात करें, that is the number one killer in India currently. So 27 to 28% of death is happening due to cardiovascular diseases. तो इतना कॉमन है अगर एंड डायबिटीज अगर हमारी कंट्री को देखें तो हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड में सेकंड आती है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, ठीक है, कि हमारी कंट्री में कितने सारे लोगों को डायबिटीज है. तो दिस इज द मेजर कंसर्न राइट नाउ. तो वो भी आपको हेरिडिटरी आपके डीएनए के थ्रू हेरिडिटरी पास होता है, राइट. सो नाउ जरूरी नहीं है कि जो आपको डिजीजेस पास हुए हैं वो आप अपने साथ कैरी करें. आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ठीक करके एंड आइडेंटिफाई करके आप वो डिजीजेस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, करेक्ट. सो I was talking about that कि environmental factors जो है वो डिफाइन करते हैं आपके डीएनए के प्रोटीन फॉर्मेशन को. ओके, कि अगर आपका environmental factors अच्छा है तो आपके डीएनए का जो आपका कोडिंग है वो इफेक्ट नहीं होगा एंड इट विल हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर डीएनए, राइट. नाउ अगर ओबेसिटी की भी बात करें तो इंडिया में द ओबेसिटी रेट इज इंक्रीजिंग एंड ड्यू टू वेस्टर्न कल्चर एज वेल एंड ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है एंड एक्सरसाइज कम करते हैं, लाइफस्टाइल पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, देन स्मोकिंग, अल्कोहल, दीज आर द फैक्टर्स जो आपके डीएनए को भी अफेक्ट करता है प्रॉपर कोडिंग के लिए. एंड व्हेन दीज आर अफेक्टेड इट लीड्स टू it leads to obesity. and जब एक बार obesity आ गई तो obesity के साथ साथ काफी सारे diseases भी आते हैं. ओके, डिजीजेस में जैसे कि मैंने अभी बताया आपको डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, ओबेसिटी, पीसीओडी, थायराइड, these are the diseases that are killing most people in India right now. करेक्ट. एंड अगर आप अपने अराउंड में देखोगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा डेफिनेटली मिल जाएगा जिसको या तो डायबिटीज है या तो कोई भी हार्ट डिजीज है या तो हाई ब्लड प्रेशर का तो प्रॉब्लम आजकल सबको रहता ही है. ओके, एंड अगर डायबिटीज नहीं भी है तो देर आर पीपल जिनको प्री डायबिटीज है एंड उस प्री डायबिटीज स्टेज में भी वो अगर अपने लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से इट लीड्स टू डायबिटीज. एंड समटाइम्स पीपल दे स्टे इन प्री डायबिटीज स्टेज ओनली एंड वो प्री डायबिटीज स्टेज भी इट इज नॉट हेल्दी. जैसा डायबिटीज आपको वो लंबे समय तक अगर है तो जैसे वो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाता है, वैसे ही प्री डायबिटीज स्टेज में भी अगर आपका बॉडी है काफी टाइम तक तो वो भी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगता है बिकॉज ऑफ ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस. Okay, now what is the standard solution? Okay, standard solution अगर हम देखेंगे for all these metabolic diseases that are there in India and obesity की अगर हम बात करें, डायबिटीज की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की बात करें, तो सबसे पहले तो डाइट ट्राई करो आप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस या तो आप ट्राई करो या फिर जिम जाओ या तो कोई डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को विजिट करो टू अंडरस्टैंड कि बट ये तो है कि आपने सॉल्यूशन निकाला, बट सॉल्यूशन के पहले तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप वो जो डिजीज है वो होने ही ना दें. नाउ आवर गोल इज टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट एंड प्रिवेंट, कि पहले से ही आप प्रिवेंट करें वो डिजीजेस को. आप पहले से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ. नाउ बेसिकली व्हाट इज न्यूट्रिजोनॉमिक्स वी विल कवर ओवर हियर, ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम दो आइडेंटिकल ट्विंस ले अपने सामने, एक का नाम है जेनिफर, एक का नाम है कैरन, ठीक है. दोनों के पास सेम जीन्स हैं, ठीक है. उनके पेरेंट्स से उनको सेम जीन्स मिले हैं, जीन्स दैट एब्जॉर्ब फैट्स ट्वाइस एज फास्ट एज एन एवरेज पर्सन. मतलब जो उनकी बॉडी में है फैट बाकी लोगों से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है एंड बाकी लोगों से ज्यादा एब्जॉर्ब होता है,
ठीक है। बाकी लोगों से अगर जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है उनके बॉडी में फैट एंड ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब उनको ज्यादा चांस है कि उनके बॉडी में मोटापा जल्दी आ जाएगा, उनके बॉडी में ओबेसिटी जल्दी आ जाएगी, ठीक है, उनके पास ओबेसिटी जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। बट क्या हम ओबेसिटी को रोक सकते हैं कि अगर आपके पास जीन्स हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके हेरिडिटरी मटेरियल से मतलब जेनेटिक हेरिडिटी से अगर आपको कोई भी डिजीज कोई भी जीन्स पास होते हैं तो क्या हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? नाउ अब दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, दोनों के पास सेम जीन्स हैं। नाउ जेनिफर ने क्या किया, हेल्दी फूड खाया जिसमें कि फैट कम है, ओके, बट केरन ने क्या किया, केरन ने फैटी अनहेल्दी फूड खाया बिकॉज शी वाज केयरलेस एंड शी डिड नॉट प्रायोरिटाइज हर जीन्स। तो फिर अब इसका आउटपुट क्या आता है वो हम देखते हैं। नाउ जेनिफर ने हेल्दी फूड खाया विच वाज लो इन फैट, तो उसके ओबेसिटी जीन्स जो उसको पास ऑन हुए थे हेरिडिटरी में वो ट्रिगर नहीं हुए, ठीक है। बट कैरन जो है उसने वो ओबेसिटी जीन्स को ट्रिगर कर दिया एंड शी गॉट इनटू ओबेसिटी। सो सेम वे अगर आपके पास कोई भी जीन्स है पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीनोटाइप्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, जीनोटाइप फॉर डिजीजेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा जीन प्रेजेंट है, ओबेसिटी का जीन प्रेजेंट है या डायबिटीज का जीन प्रेजेंट है या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का जीन प्रेजेंट है, तो आप उसे अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल से भी चेंज कर सकते हैं, so, आप उसे ट्रिगर होने से रोक सकते हैं। सो हेल्थ या फिर डिजीज आपको जो पिक करना है थ्रू फूड यू कैन चेंज दैट, बट डिजीज आने के बाद या फिर वो जीन को ट्रिगर करने के बाद आप अगर उसे चेंज कर रहे हैं, अगर आप अपना फूड पैटर्न एक्सरसाइज पैटर्न ये सब कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, प्लस आपके तो जीन्स एक बार ट्रिगर हो चुके हैं ना। तो अगर आपने ओबेसिटी का जीन ट्रिगर कर दिया तो देयर इज अ चांस कि आपको ओबेसिटी होने के बाद आपने वजन कम कर दिया, देन वापस आपका वजन बढ़ जाए, राइट। सो दिस साइंस इज कॉल्ड न्यूट्रोजेनोमिक्स। जब आप जो फूड है उससे अपने जीन्स को ट्रिगर होने से क्या रोक पा रहे हैं या फिर ट्रिगर कर रहे हैं, उसे हम न्यूट्रोजेनोमिक्स करते हैं, हाउ योर फूड अफेक्ट्स योर जीन। तो इस कंडीशन में फूड ने जेनिफर के जीन्स को इफेक्ट नहीं किया, उसके जीन्स ट्रिगर नहीं हुए, बट जो अनहेल्दी फूड था, केरन ने जो अनहेल्दी फूड खाया उससे उसने ओबेसिटी के जीन्स को ट्रिगर किया एंड इट लेड टू ओबेसिटी इन हर बॉडी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रोजेनोमिक्स, हाउ योर फूड अफेक्ट्स योर जीन, ओके। तो उस जीनोटाइप को ट्रिगर करके आप फिनोटाइप क्या फिनोटाइप को प्रिवेंट कर सकता है, ओके। नाउ जब अगर ओबेसिटी जीन आपकी बॉडी में ट्रिगर हो गया, ठीक है, तो वो और ज्यादा फैट आपने बॉडी में एब्जॉर्ब किया है, 1 सेकेंड। ओके, यस। सो अगर आपकी बॉडी में ओबेसिटी का जीन है, ठीक है, आपने ओबेसिटी का जीन ट्रिगर कर दिया, तो जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि एक बार अगर आपने वो जीन ट्रिगर कर दिया तो इट कैन डेफिनेटली लीड टू रिकरिंग ओबेसिटी इन योर बॉडी। नाउ हाउ डज दैट ओबेसिटी जीन अफेक्ट योर बॉडी, ठीक है। जितना फैट आप अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करते हैं उतना इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ लेप्टिन हार्मोन। जितना आपके बॉडी में फैट सेल्स हैं उतना लेप्टिन हार्मोन रिलीज होता है। अब इस लेप्टिन हार्मोन का काम क्या होता है? लेप्टिन हार्मोन का काम बेसिकली होता है आपकी बॉडी में जो एपेटाइट है उसे रेगुलेट करना, ठीक है, कि आपको भूख कितनी है। अगर
वो ये रेगुलेट करता है कि आपको कितनी भूख लगेगी बेसिकली। तो आपकी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, लेप्टिन हार्मोन मेक श्योर करता है कि आपके उतने ही आपका फूड का इंटेक उतना ही हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी में फैट सेल्स बढ़ते जाते हैं, नाउ ये ओबेसिटी जीन इज ट्रिगर्ड, तो आप ज्यादा फैट और स्टोर करते जाते हैं, बॉडी में उतना ज्यादा लेप्टिन सिक्रीज होता जाता है, एंड आफ्टर अ पॉइंट आपकी बॉडी लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब वो लेप्टिन हार्मोन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, सही सिग्नल्स नहीं दे पाती है बॉडी को। तो उससे क्या होता है कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल नहीं ले पाता है फॉर सटाइटी, एंड आपकी जो एपेटाइट है वो काफी इंक्रीज हो जाती है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं व्हेन यू नीड टू स्टॉप, कि आपको कितनी भूख है, आपको अपनी भूख के अकॉर्डिंग खाना है, एंड दैट लीड्स टू एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक एज वेल, ठीक है। तो जो ये लेप्टिन हार्मोन है, इट suppresses your appetite initially, basically कि appetite को regulate करता है, बट अगर बॉडी में ज्यादा लेप्टिन हार्मोन का प्रोडक्शन हो जाता है तो लेप्टिन रेजिस्टेंस आ जाता है, दैट मीन्स बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि बॉडी का एपेटाइट कितना है, ठीक है। एंड अगर ज्यादा फूड का इंटेक हो रहा है, ज्यादा कैलोरीज का इंटेक हो रहा है, तो ओबेसिटी और बढ़ता है, एंड इट कैन लीड टू अदर हेल्थ डिजीजेस एज वेल, ठीक है। सो अगर एक ही जीन को ट्रिगर करने से आप देख सकते हैं कि कितने और भी डिजीजेस ट्रिगर होते हैं। सो एवरीथिंग इज अ साइकिल, जैसे कि बॉडी के फंक्शंस, बॉडी के सिस्टम्स हार्मनी में काम करते हैं, वैसे ही सारी डिजीजेस भी साथ में ही काम करती है, कि अगर आपको ओबेसिटी है तो आपका डायबिटीज का रिस्क, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है, एंड वैसे ही बाकी के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का भी रिस्क बढ़ जाता है। सो अगर आप अपने ओबेसिटी के जीन्स को नहीं ट्रिगर कर रहे हैं, अगर आप ओबेसिटी ही ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, तो बाकी के भी डिजीजेस से बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ओके। नाउ व्हाट इज न्यूट्रोजेनोमिक्स? न्यूट्रोजेनोमिक्स इज बेसिकली द इंटरैक्शन बिटवीन न्यूट्रिएंट्स एंड योर जीन्स, कि आप बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर रहे हो, वो कैसे आपके जीन्स को इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंड कैसे आपका बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से फिनोटाइप दिखा रहा है, ठीक है। Now nutrigenomics is the study of interaction between nutrients and gene. Now what is nutrigenetics? Nutrigenetics is how genetic variation affect individual response to nutrients, ठीक है। Now अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज डिफाइंड बाय योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो हर एक न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी आपकी बॉडी में अलग जीनोटाइप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबकी बॉडी का एक पर्टिकुलर जीनोटाइप होता है, राइट। सो इफ देयर आर टू पीपल जिनके बॉडी का जीनोटाइप डिफरेंट है, तो वो दोनों ही पर्सन अपनी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसको डिफरेंट अमाउंट में एंड डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। सो एक पर्सन को ऐसा हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी और विटामिन ए इन देयर डाइट, देयर इज अ हाई चांस कि उनकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो सही से, एंड इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी इन देयर बॉडी, ठीक है। बट द अदर पर्सन हैज अ डिफरेंट जीनोटाइप, ठीक है, एंड उनके जीनोटाइप में प्रॉपरली वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, करेक्ट। तो उनको उस पर्टिकुलर विटामिन की या पर्टिकुलर मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं होगी, ओके। सो इट इज द सेम। तो जैसे हमने जेनिफर और कैरन का एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल से हम देखते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज जेनिफर एंड कैरन, ठीक है। जेनिफर एंड कैरन के जीन्स अलग अलग है, दे आर नॉट आइडेंटिकल ट्विन्स, नाउ दे आर फ्रेंड्स, ओके। नाउ उनके जीन्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो जेनिफर इज ऑल्सो ईटिंग सैलेड एंड कैरन इज ऑल्सो ईटिंग सैलेड, बट जेनिफर की बॉडी का जो जीनोटाइप है वो प्रॉपरली उसके विटामिन को एब्जॉर्ब होने नहीं देता, एंड इसको विटामिन ए या विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। बट जो केरन के जीन्स हैं वो काफी अच्छे हैं एंड प्रॉपरली सारे विटामिन को एब्जॉर्ब होने देते हैं, उसका जीनोटाइप नॉर्मल है, तो उसको वो विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं आएगी। दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रीजेनेटिक्स, ठीक है। दिस इज द स्टडी ऑफ हाउ जेनेटिक वेरिएशंस अफेक्ट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू द न्यूट्रिएंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन
of nutrigenetics and nutrigenomics. Now, जैसे कि मैंने आपको बताया कि nutrigenetics is the study of how genetic variations, कि आपके दो पर्सन हैं अगर तो उनके बॉडी में जेनेटिक वेरिएशन डिफरेंट हो सकता है न्यूट्रिएंट्स को लेकर, एंड फूड इज हाउ द न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट योर जीन्स, ठीक है। कि तो अगर आपको पता है कि आपके जीन्स का कॉम्पोजिशन क्या है एंड जीन में वेरिएशन क्या है, तो आप वो प्रॉपर फूड आप पहले जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो है रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स एंड डिजीजेस, आप वो आइडेंटिफाई करके न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर ऑप्टिमाइज एंड कस्टमाइज कर सकते हो। कि अगर आपको पता है कि जेनिफर और केरन उन दोनों में से किसी एक को विटामिन ए की डेफिशिएंसी का रिस्क है ड्यू टू देयर जीनोटाइप, तो आप उनके डाइट में ज्यादा विटामिन ए का इंटेक दे सकते हैं एंड यू कैन prevent her from vitamin A deficiency. Okay, so I think this is clear. Nutrigenetics and nutrigenomics समझ में आया, and उसका application क्या है ये समझ में आया किसी को? Would anybody like to explain it to me? That what is nutrigenetics and what is nutrigenomics? समझ में आया किसी को? ओके, अगर कोई कुछ नहीं कह रहा है तो दैट मीन्स सबको समझ में आ गया या फिर सबको समझ में नहीं आया। Okay, so I will repeat just once again. Okay, we have something on the chat box. नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं वापस से समझाती हूँ। Nutrigenomics is the relation between genes and nutrition. Nutrigenetics is how the genes responds to the diet. Right, correct. Okay, so I'll just explain it once again, but so nutrigenetics is basically कि आपका जो जीन है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा टू द डाइट दैट यू आर हैविंग। तो मैं वापस से जेनिफर और केरन का एग्जांपल लूंगी। जेनिफर एंड केरन जो है वो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, दैट मीन्स उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग होगा। ओके, क्लासरूम इज नहीं समझ आ रहा ना प्लीज। ओके, ठीक है, आई विल रिपीट वंस अगेन। ओके, सो I'll give you the example of Jennifer and Karen again. ठीक है, जेनिफर और केरन दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अभी उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग अलग है। ओके, नाउ जेनिफर जो है उसका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, उसका जीनोटाइप है, उसमें प्रेजेंट है कि उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी उसको हो सकती है, ऐसा उसके जीन पे प्रेजेंट है। एंड केरन जो है उसके जीन में ऐसा प्रेजेंट नहीं है कि उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो नाउ इन दोनों ने कुछ कंपटीशन लगाया कि ठीक है आज से तो हम हेल्दी खाएंगे, ठीक है। नाउ दोनों ने सेम डाइट फॉलो की। जेनिफर ने भी सैलेड अच्छे से खाए, विटामिन ए रिच फूड्स, कैरेट है, बीटरूट है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से खाया। दोनों ने अपने आई साइट के लिए चैलेंज लगाया बेसिकली कि हम हेल्दी खाएंगे तो हमारी आंखें सही रहेगी, ठीक है। बट जब भी जेनिफर और कैरन ने एक मंथ तक सेम डाइट फॉलो की एंड जब दोनों ने टेस्ट करवाया तो ये पता चला कि जेनिफर जो है जिसके पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी के जीन्स थे, तो उसके रिजल्ट में आया कि उसे विटामिन ए का डेफिशिएंसी है, बट केरन को डेफिशिएंसी नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? फिर उन्हें बाद में जब उन्होंने अपना जेनेटिक टेस्ट करवाया तो पता चला कि जो के जीन्स थे वो डिफरेंट थे। जेनिफर के पास ऐसा जीन था जिससे उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी का रिस्क है। ओके, सो सेम खाना खाने से दो अलग अलग इंडिविजुअल में कैसा रिस्पॉन्स आता है उसे हम न्यूट्रीजेनेटिक्स कहते हैं,
ठीक है, कि हो सकता है कि आप और जो आपके फ्रेंड है या फिर जो आपके दूसरे फैमिली मेंबर हैं वो सेम खाना खा रहे हैं, बट योर बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग द सेम टू द न्यूट्रिएंट दैट यू आर हैविंग। आप भी सेम खाना खा रहे हैं, वो भी सेम खाना खा रहे हैं, बट जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, बट उन्हें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो जीनोटाइप है, जो आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, उसमें इट इज जो जीन है आपका, उसमें इट इज देयर कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के जो आपके जीन्स हैं वो प्रॉपरली वो प्रोटीन नहीं बना पा रहे हैं, प्रॉपरली आपका जो B12 है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं बॉडी में। ठीक है, so that is nutrigenetics, okay, and nutrigenomics is how the food responds, how the nutrients affect your genes। जो हमने इसमें देखा कि जीन्स दोनों के पास सेम थे, बट उन्होंने फूड अलग अलग लिया, तो दोनों की बॉडी का फिनोटाइप अलग अलग हुआ। ठीक है, दिस इज न्यूट्रीजेनोमिक्स। न्यूट्रीजेनेटिक्स इज हाउ द सेम फूड affects differently in two different people। ठीक है, आई थिंक अभी थोड़ा क्लियर हुआ। कोई भी आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? न्यूट्रीजेनोमिक्स एंड न्यूट्रीजेनेटिक्स, आप क्लियर हुआ थोड़ा? ओके, सो बेसिकली हाँ, परफेक्ट, ओके। न्यूट्रीजेनेटिक्स इज दैट कि दो सेम पर्सन सेम खाना खा रहे हैं पर उन्हें रिस्पॉन्स अलग मिल रहा है। एंड न्यूट्रीजेनोमिक्स इज दो अलग अलग पर्सन हैं जिनका जीन सेम है, मतलब फॉर एग्जांपल आइडेंटिकल ट्विन्स हैं एंड वो खाना अलग अलग खा रहे हैं, तो वो सेम जीन पे कैसा रिस्पॉन्स होगा, दैट इज न्यूट्रीजेनोमिक्स। ओके, नाउ व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट कि अगर हम डीएनए की, न्यूट्रीजेनोमिक्स की, न्यूट्रीजेनेटिक्स की बात करें हम, तो वो क्यों इम्पोर्टेंट? तो सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल न्यूट्रिशन की बात करेंगे एंड देन जेनेटिक न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन जो है, जो नॉर्मल डाइट आप लेते हैं, नॉर्मल न्यूट्रिशन आप लेते हैं, वो क्या करता है कि वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक है, आपको नॉर्मल डाइट लेनी है। जो आपको डाइट दी उन्होंने, वो हो सकता है कि वो सेम किसी और को भी वो सेम डाइट दे दें कि हाँ ठीक है, आपको ग्लूटेन फ्री लेना चाहिए, आपको ग्लूटेन फ्री नहीं लेना चाहिए, आपको आप इंटरमिटेंट स्टार्ट कर लो, आप डाइट में फाइबर ज्यादा कर लो, आप चाहे तो न्यूट्रिएंट विटामिन ए के लिए आप कैरेट खा लो, आप बीटरूट खा लो। पर हाउ इज इट डिफरेंट? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो सेम लोग हैं, सेम खाना खा रहे हैं, ठीक है, पर उनकी बॉडी के तो जीन्स डिफरेंट है, तो उनकी बॉडी तो डेफिनेटली डिफरेंटली एक्ट करेगी फॉर दैट डाइट। ठीक है, तो हो सकता है एक का वेट लूज हो, एक का वेट लूज हो ही ना। दैट इज वहां पे ही फिर आता है जेनेटिक न्यूट्रिशन, जो कि पर्सनलाइज्ड होता है आपके इंडिविजुअल जेनेटिक्स पे, कि आपका जो जीन है उसके हिसाब से आपको डाइट दी जाती है, उसके हिसाब से आपको वो न्यूट्रिएंट्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, क्योंकि आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशन पता होता है। अगर आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशन नहीं पता है, तो जो आप खाना खा रहे हैं, दैट इज जो भी आप डाइट ले रहे हैं, जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, दैट मे और मे नॉट हेल्प यू, बट व्हेन यू आर टेकिंग अ पर्सनलाइज्ड प्लान विद पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली आपके जीन्स को अफेक्ट करेंगे। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ऑलरेडी नो कि आपके जीन्स में आपका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उसमें आपके पास डायबिटीज वाले जीन्स हैं या फिर ओबेसिटी वाला जीन है, तो आप वो ओबेसिटी को प्रिवेंट करने वाली डाइट लोगे। ठीक है, या फिर आपको पता है कि आपके जीन्स में आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आपके डाइट में आप विटामिन ए के सोर्सेस तो लोगे ही, साथ साथ ही अगर पता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी ज्यादा है या ओमेगा 3 न्यूट्रिएंट जो है उसकी डेफिशिएंसी ज्यादा है, तो आप अपनी डाइट न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ऑल्टरनेट चीजें भी ले सकते हो, कि कैसे आप सप्लीमेंट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी नहीं आए। बट अगर हम ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन की तरफ देखेंगे, विच इज नॉट जेनेटिक न्यूट्रिशन, विच इज नॉट जेनेटिकली पर्सनलाइज्ड,
तो उसमें आप नॉर्मल डाइट लेते हैं विच इज कॉमन एंड यू डू नॉट फोकस ऑन दोज न्यूट्रिएंट्स जिसकी आपकी बॉडी में कमी हो सकती है। आप जनरली सारे न्यूट्रिएंट्स का इंटेक तो कर सकते हो, बट जब आपको आपके बॉडी का कॉम्पोजिशन पता है तो उसमें आप पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स पे फोकस कर सकते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए और आपकी डिजीज के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी बॉडी की जो जीन्स हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। So I hope this is clear for everybody कि how nutrigenetics, how nutrigenomics, how your DNA composition is helpful in the personalized nutrient plan for your body. कोई मुझे बताएगा ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन एंड जेनेटिक न्यूट्रिशन के बीच का फर्क समझ में आया या नहीं? कि हमने जो इतना पढ़ा जेनेटिक्स के बारे में कि जीन्स क्या हैं, एलील्स क्या हैं, एंड हाउ दे अफेक्ट एंड हाउ द न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट योर बॉडी, हाउ द न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट योर जीन्स, वो क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाट इज जेनेटिक न्यूट्रिशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन? कोई भी मुझे चैट बॉक्स पे लिखना चाहेगा या फिर अनम्यूट करके बताना चाहेगा? Okay, so we have something in the chat box. Traditional nutrition comes in normal diet condition or phase, but genetic nutrition is specific and can be understood after a DNA test. Correct. Okay, so Dr. Agarwal ने कहा है कि ask by name. So now since nobody is answering, I will start taking names. Okay. राइट सो जैसा कि मैंने आपको बताया जेनेटिक न्यूट्रिशन जब आपको डीएनए टेस्ट से आपने अपना डीएनए टेस्ट करवा लिया, ठीक है, पता चल गया कि आपके जो जीन्स है उनका फेनोटाइप, उनका जीनोटाइप क्या है, एंड उस जीनोटाइप से आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, क्या फेनोटाइप आएगा आपकी बॉडी में, तो आप अपना डाइट पर्सनलाइज कर सकते हैं। करेक्ट। तो उस जेनेटिक न्यूट्रिशन को हम, जो पर्सनलाइज न्यूट्रिशन होता है जो आपके जीन्स पे बेस्ड होता है, उसे प्रिसिशन न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ठीक है। सो प्रिसिशन न्यूट्रिशन, पर्सनलाइज न्यूट्रिशन, जेनेटिक न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, दैट इज अ type of nutrition which is tailored, which is made customized based on your genetic, firstly तो जेनेटिक रिस्पॉन्स की तरफ, जेनेटिक रिस्पॉन्स के टूवर्ड्स होता है कि आपका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो कैसा है। देन योर एनवायरमेंट ऑल्सो मैटर्स, कि फॉर एग्जाम्पल सिर्फ डाइट नहीं होता, ठीक है, योर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि आप कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं। अगर आपके अराउंड बहुत ज्यादा पोल्यूशन है या फिर आपकी बॉडी काफी ज्यादा एक्सपोज रहती है एनवायरमेंटल टॉक्सिन से, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसे कस्टमाइज किया जाता है। एंड जेनेटिक न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल फैक्टर्स में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। लाइक इफ यू हैव ओबेसिटी वाले जीन्स, ठीक है, तो आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको लाइफस्टाइल चेंजेस में जैसे एक्सरसाइज है या फिर एक्सरसाइज है या फिर जो भी आपके स्ट्रेस है आपके अराउंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर हम देखें तो वो सब में भी आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। उन लाइफस्टाइल फैक्टर्स में भी आपको चेंजेस लेकर आना पड़ता है। दैट इज जो आपको ओवरऑल मिलता है बेस्ड ऑन योर जेनेटिक कॉम्पोजिशन, दैट इज नोन एज प्रिसिजन न्यूट्रिशन। ठीक है। नाउ व्हाट आर द रोल ऑफ दीज जेनेटिक बायोमार्कर्स, जो हमने जीनोटाइप आइडेंटिफाई किया उसको हम, वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका रोल क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशन पता चलता है उससे। देन एपिजेनेटिक, मतलब कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं आपके जीन्स को, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, जीन और न्यूट्रिएंट का क्या इंटरैक्शन हो रहा है आपके जीनोटाइप के हिसाब से। जो आपके न्यूट्रिएंट और जीन के बीच का इंटरैक्शन हो रहा है वो आपके बायोमार्कर्स से पता चलता है। जो जीनोटाइप है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, उससे पता चलता है। देन
these genomic profiles, this genetic information is used to design customized nutrition and lifestyle plans. कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कि आपको कौन सा डाइट लेना चाहिए, आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, आपको कौन सा एक्सरसाइज में भी देर आर सेवरल एक्सरसाइजेस जो आपके बॉडी के लिए इफेक्टिव होंगे नहीं होंगे, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ आप फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड देन दैट इज customized based on your genomic profile. Okay, that is known as precision nutrition. Now अभी हमने उसके बेनिफिट्स तो देख लिए कि डीएनए बेस्ड न्यूट्रिशन, प्रिसिजन न्यूट्रिशन के बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, बट इसमें कहीं ना कहीं कुछ एथिकल कंसिडरेशंस भी आते हैं इस डीएनए बेस्ड न्यूट्रिशन में. सबसे पहले तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम डीएनए टेस्ट कर रहे हैं या फिर डीएनए बेस्ड न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो डीएनए इंफॉर्मेशन जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो काफी सेंसिटिव होता है, राइट. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि उसके प्रोटेक्ट किया जाए, उसे सिक्योरली स्टोर किया जाए एंड इट इज नॉट शेयर्ड विद एवरीबॉडी. सो इवन इफ यू नो कि आपके पास आपका डीएनए मटेरियल है, आपके पास आपका डीएनए का इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो आप उसे दूसरों के साथ शेयर करें. एंड इट इज देन देयर इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि इट इज इम्पोर्टेंट इन एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स कि जेनेटिक टेस्टिंग के क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं, ठीक है. देन उनको सब कुछ पता होना चाहिए कि उनका जो जेनेटिक टेस्ट है वो क्यों किया जा रहा है. एंड बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल फॉर मिसयूज. कि आज आपको कोई भी आकर बोल दे अगर कि आपका वो जेनेटिक टेस्ट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जेनेटिक टेस्ट क्यों हो रहा है एंड क्या उसके आपको फायदे मिल रहे हैं, या फिर आपका जो डीएनए टेस्ट है उसका आपको डीएनए टेस्ट करने पे क्या क्या रिपोर्ट्स आपको उसमें मिलेगी, आपको सब कुछ पता होना चाहिए. बिकॉज देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मिसयूज एज वेल, ठीक है. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट से आप अपना जीन जो है उससे चेंज कर सकते हैं. सो देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल जिससे जीन्स जो है आपके चेंज हो सकते हैं, जो आपका डीएनए कोड है वो चेंज हो सकता है एंड दैट कैन आजकल उसके भी काफी सारे देयर आर सर्टेन बायोमार्कर्स एंड देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जिससे जीन म्यूटेशन करके people are making new form of that particular species, ठीक है. तो जैसे कि अगर हम फूड्स में देखें तो फोर्टिफाइड फूड आजकल आ रहे हैं, काफी हाइब्रिड जिसे हम कहते हैं, जैसे हाइब्रिड टमेटोज आते हैं, वो सब कुछ जेनेटिकली चेंज किए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, जेनेटिकली चेंज वेजिटेबल्स. एंड देयर आर राइस, डिफरेंट टाइप के राइस भी आते हैं जो कि जेनेटिकली चेंज होते हैं, ठीक है. सो नाउ देन since it has already started with plants, vegetables, food, there is a high chance कि आगे चल के बेबीज में भी आप जेनेटिक चेंजेस आप देख सकते हैं, करेक्ट. इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं. सो देयर इज नो लिमिट टू इट. देन बायोलुमिनेसेंट प्लांट जो है वो भी हाइब्रिड, दो प्लांट्स ऐसे अगर आप मिक्स करके काफी सारा साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि जब जेनेटिक बेबी बायोलुमिनेसेंट प्लांट ये सब कुछ भी बना सकते हैं, करेक्ट. सो देयर इज वेरी हाई स्कोप फॉर डीएनए एंड देयर इज नो लिमिट. इसके बारे में हम आगे भी और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस वाज जस्ट द स्टार्ट एंड जो भी है अभी तो सिर्फ हम बेसिक्स हम क्लियर किए हैं. बेसिक्स के साथ साथ अभी आगे हमें और बहुत कुछ पढ़ना है. अभी तो हमने सिर्फ न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा है कि न्यूट्रिएंट कैसे आपके जीन्स को अफेक्ट करते हैं एंड कैसे जो फूड है वो आपके जीन को ट्रिगर करने से रोक सकते हैं. बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स एज वेल जिससे एक्सटर्नली जीन्स को ट्रिगर करते हैं एंड कैसे जीन्स का मिसयूज भी होता है. दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस इन द कमिंग क्लासेस. ओके. So, any questions आज की क्लास में? We will do the revision in next class as well because I know कि थोड़ा complicated है soaking it all in. So we will discuss it again
we will do the revision. I'll provide you the study material as well. आप तब तक study material पढ़िए so that आपको एक revision हो. You will get an understanding of what is DNA, what is nutrigenomics, what is nutrigenetics, alleles क्या होते हैं and genotype क्या होता है, phenotype क्या होता है. ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में देखा. तो हमने बेसिक एक तैयार कर लिया है कि हमारा डीएनए क्या होता है, डीएनए के पेयर्स क्या होते हैं. देन आगे हम नेक्स्ट क्लास में डीएनए का स्ट्रक्चर एंड डिटेल भी पढ़ेंगे. एलिल्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब कुछ मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी. तो बेसिक्स जो था हमने आज वो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है कि ये सारे जो मेजर चीजें होती है ये आपके डीएनए में प्रेजेंट होती है. ओके, सो एनी क्वेश्चंस you can put it in the chat box or you can unmute yourself and ask. Complicated है, but please share the study materials in detail in today's section. Yes, definitely study material आपको डिटेल में भेज दिया जाएगा. नेक्स्ट क्लास में वापस से रिवीजन करेंगे तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड कम लगेगा. एंड नेक्स्ट क्लास डाउट क्लास में वी विल ट्राई कि आप लोग ही ज्यादा इंटरैक्ट करें एंड आप लोग ही ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दें ताकि आप अपनी लैंग्वेज में समझा सकें, सो दैट आई नो आपको प्रॉपरली समझ में आया है या नहीं आया है. ओके, ओके. सो और कोई क्वेश्चंस हैं? अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो फिर वी विल एंड द क्लास टुडे. अदरवाइज यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स एंड वी विल डिस्कस दोस. या फिर कोई ऐसा कोई भी कुछ ऐसा है टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं? Okay, so I'll provide the study material to you as well. And उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका रिवीजन भी करेंगे एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर करेंगे. ओके, सो वी विल स्टॉप द क्लास. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग.